तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आ चुका हूं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे और इस वीडियो को आप अपने मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सबको शेयर करेंगे, क्योंकि आपके मन में जो क्वेश्चंस है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर जवाब देने के लिए आ चुके हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आ चुके हैं। और मैं इस वीडियो को जो आगे बढ़ाता हूं तो आपको मैं इस वीडियो में दो बड़ी पॉइंट पर बात करूंगा। नंबर 1 पॉइंट कि अभी 8,853 स्टूडेंटों के लिए जो मेरिट लिस्ट जारी किए गए हैं, उस मेरिट लिस्ट में से मैं बताऊंगा कि इन लोगों का ज्वाइनिंग कब तक होगा। चूँकि ज्वाइनिंग होना जरूरी है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इन लोगों को मेरिट लिस्ट जारी किए गए हैं। अब मेरिट लिस्ट अगर जारी कर दी है तो ज्वाइनिंग करा देने पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और सब लोगों का इंतजार भी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी मैं पॉइंट जो बात करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कि सारे कैंडिडेटों का क्वेश्चन है, सारे कैंडिडेटों का कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आया हुआ है कमेंट कि अगर एएनएम का हम लोग जॉब करते हैं, चाहे वो संविदा पर हो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर हो, या अगर आप लोग गवर्नमेंट में कहीं जॉब कर रहे हैं, तो क्या आप लोग एएनएम का कोर्स करने के बाद जीएनएम का जो कोर्स होते हैं वो कोर्स कर सकते हैं कि नहीं। यानी सिंपल सी बात है कि एएनएम का नौकरी करने के साथ साथ अगर हम लोग जीएनएम का कोर्स करते हैं तो हम लोग को क्या दिक्कतें होंगी, अगर करना है तो कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, कौन से कॉलेज बेस्ट होगा और इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो मैं हूं चंदन कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात कर लूँगा कि एएनएम 8,853 स्टूडेंटों के लिए जो मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी किए गए हैं, उन मेरिट लिस्टों में जिन कैंडिडेटों का नाम है, जिन स्टूडेंटों का नाम है, 8,500 कुछ स्टूडेंटों के मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी किए गए हैं, उन स्टूडेंटों को मैं कह दूंगा कि आप लोग ज्वाइनिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये मुझे भी इंतज़ार है कि आप लोग का जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो ज्वाइनिंग ऑर्डर जल्दी आ जाए और आप लोग ज्वाइनिंग कर लें। मैं जानकारी के अनुसार से बता दूं कि, और मैं पिछले वीडियो के माध्यम से भी आपको ये जानकारी हम दिए थे कि एएनएम 8,853 का जो वैकेंसीज था उसमें जिन कैंडिडेटों का मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है वो सारे कैंडिडेट इस महीना के अंत तक इंतजार करें, क्योंकि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में जो बने हुए हैं, उनका कहना था कि सितंबर के महीने में एएनएम का जो भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किए गए हैं उन स्टूडेंटों को ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो दोस्तों हो सकता है कि इस महीने के अंत तक आप लोग इंतजार करें, यही जानकारी अभी ऑफिशियल मिल रही है। तो आप लोग को इस महीने के अंत तक इंतजार करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो बहुत बड़ी है। तो सारे हॉस्पिटल में कहाँ पर कितनी रिक्तियाँ हैं, कैसे सेटअप करना है, कहाँ पर किसको ज्वाइनिंग देना है, ये सारे प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये डिपार्टमेंटल वर्क होते हैं, उसमें थोड़ा वर्क टाइम लगते हैं, इसलिए आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग को मेरिट लिस्ट आया हुआ है तो आप लोग बिल्कुल रूप से थोड़ा इंतजार कर लेंगे और आप लोग की ज्वाइनिंग होंगे। तो ये चीज़ आप लोग कंप्लीट हो जाइए कि इस महीने के अंत तक हम लोग को इंतजार हर हाल में करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस महीने के बीच में भी कभी भी आप लोग को ज्वाइनिंग ऑर्डर आ सकता है, लेकिन इस महीने के अंत तक हम लोग चलेंगे, क्योंकि ऐसा जानकारी है, ऑफिशियल जानकारी है तो हम आप लोग को दे दिए। डेट चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ऑफिशियल जानकारी आती है हम वैसे ही आपको जानकारी दे देते हैं। चलिए ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरी पॉइंट पर बात करने वाला हूं कि आप लोग अगर एएनएम का जॉब कर रही हो कहीं पर, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संविदा पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर हो, तो जीएनएम का कोर्स कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग जॉब करना शुरू कर देते हैं तो अब आप लोग सरकार के अंतर आ जाते हैं। गौर से सुनिएगा सारे कैंडिडेट, अगर आप लोग जॉब करना शुरू कर देते हैं तो सारे जो भी जॉब करने वाले एम्प्लॉय होते हैं वो सरकार के व्यक्ति हो जाते हैं। सरकार के अकॉर्डिंग चलना होता है, क्योंकि आप उनको सेवा दे रहे हैं तो आपको उनके अकॉर्डिंग चलना होगा, आप अपने अनुसार से कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आप लोग जॉब ज्वाइन करते हो, जॉब करने लगते हो, नौकरी करने लगती हो, तो आप लोगों को आगे की जो पढ़ाई होते हैं उन पढ़ाई के बारे में आप लोग को सबसे पहले वहाँ पर परमिशन लेना होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोग किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन किए हो और वो हॉस्पिटल का जो वहाँ पर प्रभारी है, उस हॉस्पिटल का जो मेन व्यक्ति होते हैं, जो मेन पदाधिकारी होते हैं जिनके अंतर्गत वो हॉस्पिटल संचालन होता है, वो सिविल सर्जन डॉक्टर्स होते हैं। आप लोग को मालूम भी होगा, तो सिविल सर्जन डॉक्टर्स जो होते हैं, सीएस जो होते हैं, उनसे आप लोग को ये परमिशन लेना होगा कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो दोस्तों आप लोग को ये चीज़ पहले परमिशन लेना होगा, और परमिशन के लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन लिखना होता है, एक आवेदन लिखना होता है सीएस के नाम से, या फिर जो
उस हॉस्पिटल के मेन होते हैं, जो उनके संचालन कराते हैं, जो उनके मेन डायरेक्टर होते हैं या फिर जो मेन पदाधिकारी जो ऑफिसर होते हैं, उनसे आप लोग को एक आवेदन दे करके उस पर अनुमति लेना होता है। अगर वो अनुमति आप लोग को मिल जाते हैं कोई भी कोर्स करने के लिए, मान लेते हैं कि हमें जीएनएम का कोर्स ही करना है या फिर ग्रेजुएशन के आगे की पढ़ाई करना है या फिर कोई भी कोर्स करना है, तो मैं बता दूं कि आप लोग को वो आवेदन दे करके अनुमति लेना होता है। वो अनुमति बिल्कुल रूप से मिल जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर मिल ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अनुमति नहीं मिलते हैं, आगे पढ़ाई करने के लिए अनुमति मिल जाते हैं। तो नंबर ये पॉइंट आपको अनुमति लेना होगा। दूसरी पॉइंट मैं बता दूं कि अगर आप लोग नौकरी करते हो तो यहाँ पर समझने वाली बात है, तो आप लोग रेगुलर नौकरी करने के लिए जाओगे, क्योंकि आपको सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 6 दिन आप लोग को ड्यूटी लगेंगे, तो यानी कि रेगुलर आप लोग जॉब करेंगे। और दूसरी पॉइंट मैं बता दूं कि पढ़ाई भी एक रेगुलर से होता है और एक दूरस्थ शिक्षा माध्यम यानी कि डिस्टेंस जिसे हम लोग कहते हैं, तो डिस्टेंस से या फिर रेगुलर से पढ़ाई होते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, अगर आप लोग रेगुलर से एडमिशन ले लेते हो, रेगुलर से एडमिशन लेने का मतलब जैसे कि हम लोग 10th क्लास कंप्लीट किए हैं रेगुलर से पढ़ाई करके, जैसे 12th क्लास कंप्लीट किए हैं, एएनएम का ट्रेनिंग कंप्लीट की हो, एएनएम का कोर्स कंप्लीट की हो रेगुलर 2 साल टाइम दे करके, इसी तरह से ये रेगुलर कोर्स हुआ। तो मान लो कि अगर आप लोग किसी जीएनएम कॉलेज में, जीएनएम इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लेती हो, तो आप लोग रेगुलर से, तो आप लोग वहाँ पर रेगुलर कॉलेज जाओगे। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यहाँ पर ये मैं बताऊँगा कि यहाँ पर रेगुलर आप जॉब में भी ड्यूटी कर रही हो और रेगुलर आप हॉस्पिटल में अपना इंस्टीट्यूट में जीएनएम का कोर्स भी कर रही हो, तो 2 चीज़ एक साथ हो गया। गौर से समझने वाली बात है, 2 चीज़ एक साथ हो गया, यानी कि 2 चीज़ एक साथ तो आप लोग हर हाल में नहीं कर सकती हो। एक दिन में या तो ड्यूटी करने के लिए जाओगे या फिर आप इंस्टीट्यूट में अपना पढ़ाई करने के लिए जाओगे, तो ये कभी संभव नहीं है। या तो आप ड्यूटी करेंगे या फिर आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करेंगे, यानी कि रेगुलर डे में आप लोग 2 कार्य नहीं कर सकती हो। इसीलिए जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई करना होता है, तो पढ़ाई कर सकती हो, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, आपको परमिशन भी मिल जाएगा, अनुमति भी मिल जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस मोड से। यानी कि मैं साफ साफ कहना चाहूँगा, क्लियर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहती हो, चाहे वो जीएनएम का कोर्स हो, तो आपको एक डिस्टेंस मोड से आप पढ़ाई कर सकती हो, क्योंकि डिस्टेंस मोड में घर पे बैठ के पढ़ाई करना होता है। तो आप ड्यूटी टाइम में ड्यूटी चले जाएंगे, उसके बाद जो टाइम मिलते हैं तो आप दूरस्थ शिक्षा माध्यम से, हिंदी में इसे बोलते हैं, और डिस्टेंस मोड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो डिस्टेंस से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। ये सरकार के रूल रेगुलेशन के अंतर्गत आते हैं। अगर आप लोग डिस्टेंस से कोर्स करते हो और इसके लिए अपना अनुमति लेते हो, एप्लीकेशन बढ़ाते हो, परमिशन मांगते हो, तो आपको बिल्कुल रूप से परमिशन मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्लियर हो गया, अगर आप लोग एएनएम का कोर्स करके जॉब कर रही हो और उसके बाद जीएनएम का कोर्स करना चाहती हो, तो आप लोग डिस्टेंस मोड से डिस्टेंस मोड से अपना पढ़ाई कर सकती हो। इसके लिए आपको परमिशन लेना होगा और परमिशन मिल सकता है। तो आप क्लियर हो जाइए कि जॉब के साथ आप पढ़ाई कर सकती हो, लेकिन वो पढ़ाई डिस्टेंस मोड से होना चाहिए, दूरस्थ शिक्षा माध्यम से होना चाहिए। अभी बहुत सारे संस्थान हैं जो डिस्टेंस मोड से आप लोग को पढ़ाई करवाते हैं। जैसे मैं कुछ का नाम लेना चाहूँगा, इग्नू का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी एक डिस्टेंस कोर्स कराती है। अगर डिस्टेंस कोर्स के अंतर्गत जीएनएम का कोर्स आते हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूट जीएनएम का कोर्स डिस्टेंस मोड से कराते हैं, तो गवर्नमेंट नौकरी करने के साथ साथ आप लोग बिल्कुल रूप से वो डिस्टेंस कोर्स आप लोग कर सकती हो। ये बिल्कुल आपको अनुमति मिल जाएंगे। आप लोग अपना एप्लीकेशन बढ़ाइएगा अपने सीएस के पास, अपने हॉस्पिटल्स के जो डायरेक्टर होंगे मेन वहाँ पर होंगे, उसके पास आपको एप्लीकेशन पे अनुमति मिल जाएगा। आप लोग रेगुलर से नहीं कर सकते हो, इस बात को कंफर्म हो जाइए। तो अब आप लोग शायद, हम उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ गए होंगे कि अगर हमें आगे की पढ़ाई करना है जॉब करने के साथ साथ, तो हम लोग कैसे करेंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट किया हुआ है कि सर बहुत मेरे ऐसे साथी हैं जो जॉब भी कर रही है, उसके अलावे वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ का एक रूल रेगुलेशन होता है, उस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना होगा। जो सरकार की नियमावली है, जो सरकार के नियम है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम लोगों को लाइफ में कभी दिक्कतें नहीं होंगे। अब रेगुलर से 2 कार्य नहीं होते हैं, इतना कंफर्म हो जाइए। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि डिस्टेंस मोड से आप लोग कर सकती हो। अगर कहीं अवेलेबल है ये कोर्स तो आप लोग बिल्कुल रूप से कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग को कोई दिक्कतें नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लोग नौकरी करने के लिए जाती हो, नौकरी कहीं कर रही हो, तो कोई कार्य करने से पहले आप अपने सीएस से, सिविल सर्जन डॉक्टर से, या फिर आपके जो वहाँ पर डायरेक्टर होते हैं, जो वहाँ के संचालन करने के लिए जो मेन पदाधिकारी होते हैं, उनसे आप लोग एक बार जरूर परमिशन ले लें, एक एप्लीकेशन के माध्यम से, एक लिखित अपना, उसके बाद ही करें, जिससे कि आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आप फॉर्म भी भरते हो, कोई नौकरी करने के लिए दूसरा आवेदन डालते हो कोई और वैकेंसीज का,
तो आप लोग उसके लिए भी एक अनुमति लेना होता है, आप अपने हेड से, आप अपने सीएस से, आप अपने जो डायरेक्टर होते हैं उनसे। तो इस चीज़ के लिए भी आपको अनुमति लेना होगा। यानी मैं सिंपल सी बात बता दूं, नौकरी करने के साथ साथ कोई भी कार्य करने के लिए आप अपने सीएस से, सिविल सर्जन डॉक्टर से, या फिर उनके उस हॉस्पिटल्स के जो हेड होते हैं उनसे आपको परमिशन लेना होगा। ये परमिशन लेने के बाद आप लोग को क्या होगा कि आगे अगर हॉस्पिटल छोड़ कर जाते हैं, नौकरी छोड़ करके जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी, आपको सारा चीज़ आसानी से हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पूरी कंप्लीट जो जानकारी है वो मिल गया होगा। अगर अभी भी आप लोग क्लियर नहीं हो पाए हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करें, वहाँ पर अपना मैसेज डालें, मैं आपको जवाब दूंगा। और कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपके जवाब दे देंगे। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।